आज की क्लास में अपन बात करने जा रहे हैं हिंदी भाषा बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। तो ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये बीए के लिए भी एप्लीकेबल है, बीएससी के लिए भी एप्लीकेबल है, बीएचएससी के लिए भी एप्लीकेबल है, सब सेकेंड ईयर वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये चारों का जो होता है ना हिंदी सेम रहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके हिंदी के पेपर के पैटर्न की, कि आपका एग्जाम जो होगा, जो पेपर आएगा वो 5 यूनिट में बटा हुआ होगा। ठीक है, 5 यूनिट में बटा होगा, यूनिट 1 से लेकर 5 तक, और हर यूनिट से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक खंड क का और एक खंड ख का। खंड क का और खंड ख का। खंड क में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई एक बनाना है, और खंड ख में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक बनाना है। कुछ बच्चे लोगों ने मेरे से डाउट पूछा था कि करना क्या है सर, कि कैसा बना सकते, क्या बना सकते हैं, है ना। छोटे छोटे जो आप लोगों के डाउट है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो, पूरा सुनोगे, तो सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले ना, खंड वाइज निकाले हुए, है ना। खंड क और खंड ख बेसिकली देखोगे तो खंड क जो है ना वो स्टोरी, कहानी के ऊपर बेस्ड है, या कोई कविता होगी या कहानी होगी, है ना, पाठ बोल सकते हैं। आपको खंड क में ये देखने को मिलेगा। तो गिन के 5 पार्ट है, 5 पार्ट का आपको यहां पर आपके सिलेबस में देखोगे नाम भी देखने को मिल जाएगा, और उन्हीं चैप्टर्स में से, उन्हीं पार्ट में से मैंने यहां पर क्वेश्चन निकाल के दिया है। और खंड ख जो है वो बेसिकली ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो खंड क में क्या क्या आएगा यूनिट 1 से, और खंड ख में क्या क्या आएगा सुनो। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखिए। तो चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर का आपको क्या करना है, सारांश, या ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है, उसका आपको सारांश लिखना है। ये लगभग खंड ख से और क से लगभग 7 और 8 ऐसे करके कॉम्बिनेशन रहेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो खंड क का आ रहा है तो 7 या 8 का होगा, और ये कितने का होगा, 7 या 8 का एक क्वेश्चन। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा क से, जिसमें कोई एक आपको बनाना है। क का एक बनाना कंपलसरी है, और ख का भी एक बनाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन है तो कोई 2 बना के आ गया, पता चला दोनों क का ही बना दिए, नंबर नहीं मिलेगा। एक क का बनेगा और एक दूसरा ख का बनेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में देखेंगे तो जो चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो दोनों में कुल मिला के एक ही आंसर ही जाएगा। दोनों का क्या जाएगा, निबंध जाएगा, सारांश, निबंध बोलता हूं सॉरी, सारांश ही जाएगा। ठीक है, समरी मतलब। दूसरा खंड ख जो है ना यूनिट नंबर 1 का बहुत लेंथी है भाई। अगर मैं गिन के अगर बताऊं तो कम से कम 26 से 27 टॉपिक है, और क्वेश्चन भी बनते 2018 से लेकर अभी 2000 कौन सा चल रहा है साल, 25 के पहले कौन सा साल था, 24। तो 2018 से लेकर 24 तक, इन 6 सालों में बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और टॉपिक भी बहुत सारे। तो इसलिए यूनिट नंबर 1 का खंड ख जो है वो लेंदी है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद वाले यूनिट में 1-1, 2-2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो खंड ख में क्या क्या है सुनो। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा को समझाइए। मशीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी परस्पर पूरक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में मशीनी भाषा को समझाइए। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना बहुत बार अभी रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी के बेस पर मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, उसके बाद यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है मैंने, हेडिंग टिप्पणी लिखी है। इसमें मैं ज्यादातर टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया हूं। सबसे पहले अपन क्या लिए हैं, ई कॉमर्स, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद क्या है ज्ञापन, जनसंचार में इंटरनेट की भूमिका, प्रतिवेदन, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर की उपयोगिता, सूचना प्रौद्योगिकी, सरल लेखन। ऐसे करके आपको टिप्पणी लिखो में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए। तो इसमें से आप लोगों को टिप्पणी लिखो आएगा ना, तो 2 या 4 ठोक आपको ऑप्शन देगा, उसमें से कोई 2 या कोई 1 लिखने बोल देगा आपको। क्लियर है, तो ये हो गया भाई आपका यूनिट नंबर 1 का हिसाब किताब। हाँ नहीं, आप लोगों के में पत्र कहां है, नहीं है। ये जो प्रतिवेदन लिखा है ना, इसमें आप लोगों का आ सकता है प्रतिवेदन। ठीक है,
हाँ, सार लेखन में गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, सार लेखन है, सार। सार मतलब होता है समरी। किसी भी चीज की अगर आपको समरी लिखनी है तो ये गलती से यहां पर सर हो गया है, सार लेखन है वो, ठीक है। यूनिट 2 देखो, अब मेरी बात सुनना, जब पढ़ने बैठोगे ना तो अगर आप यूनिट नंबर 1 को, अगर खंड ख को बस छोड़ दो, पेपर में छोड़ के आने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने की बात कर रहा हूं। अगर आप खंड ख को छोड़ते हो पढ़ते समय, बाद में इसको लास्ट के लिए रख दो, उसके अलावा जो टॉपिक देखोगे ना यूनिट 1 से लेकर 5 तक, दो दो तीन तीन ही टॉपिक है बस, समझे मेरी बात को। तो यूनिट नंबर 1 का खंड ख जो है ना वही थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब एक एक दो दो टॉपिक है, जल्दी जल्दी पलटेगा और ये बहुत समय लेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा देर के लिए रोक दो और आप लोग खंड क इसका पढ़ लो, ठीक है, इसका क ख, इसका क ख, इसका क ख, इसका क ख, ऐसे करके पहले इतना कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारा इतना सारा कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। स्टार्टिंग में ही अगर इसका खंड ख को उठा लिए, खत्म ही नहीं होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा, अरे यार पढ़े जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा है, समझे मेरी बात को। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रोक दो, पढ़ने का बता रहा हूं, एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है। इसका ख, इसका क और बाकी सबका क ख कर लेना, लास्ट में फिर यूनिट नंबर 1 का ख को उठाओ, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक भी ज्यादा, आखिरी में पढ़े रहोगे ना ताजा ताजा तो याद भी रहेगा, आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है? चलो यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। खंड क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, युवकों का समाज में स्थान, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। समाज के नवनिर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, आचार्य नरेंद्र देव के निबंध के आधार पर समझाइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। अगर मान लो मैंने जो क्वेश्चन दिया बाय चांस वो नहीं भी आता है, तो आपने तो उस चैप्टर का सारांश पढ़ा हुआ है ना भाई, आंसर तो लिख सकते हो। एज इट इज क्वेश्चन ना है, घुमा फिरा के दूसरा शब्द में दे दे, तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ के गए हो उस चैप्टर से लिख कर आना है, खाली छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। खंड ख देखो, इसमें क्या है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों पर निबंध लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अच्छा, अब ये जो यूनिट 2 का खंड ख है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। मैं बात किसकी कर रहा हूं अभी, यूनिट 2 के खंड ख की। यहां पर संज्ञा और सर्वनाम, ये तो आप लोग जानते हो, इसमें आप लोगों को है ना कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देने पड़ सकते हैं। तो जब अपना आंसर लिखोगे तो आप लोग बकायदा तैयारी वैसी रखना कि आप उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, यहां पर संज्ञा पूछ रहा है, यहां पे क्या पूछ रहा है, सर्वनाम। बहुत छोटा सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। चलो यूनिट नंबर 3 देखो, यूनिट नंबर 3, खंड क, डॉक्टर खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित कीजिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल पाठ का सारांश लिखिए। आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, जो खंड क है ना हर यूनिट का, उसमें सब मैंने क्या क्वेश्चन डाला हुआ है, सारांश लिखो। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो सारांश पढ़ लेते थे ना, तो उससे रिलेटेड आप भाई आपने तो सारांश मतलब पूरा चैप्टर ही लिखना है ना, बस कम शब्दों में लिखना रहता है। तो आप उसके अलावा दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी सारांश अगर पढ़ के गए तो लिख सकते हो। इसलिए सारांश हर आपको यूनिट में क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा। खंड ख में आ जाओ यूनिट 3 के, विशेषण की परिभाषा, ये स्पेलिंग गलत है यहां पर, विशेषण की परिभाषा को देते हुए उनके प्रकार पर प्रकाश डालिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक और है, मैंने उसको यहां पर नहीं लिया है, सिर्फ मैंने विशेषण और क्रिया विशेषण लिया है। 3 टॉपिक है, 2 कर लोगे तो एक तो फंस नहीं है। मैं क्या बोला, और टॉपिक है जिसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए। अगर पूरा ही पढ़ना है तो भाई आपके पास बुक है ना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लोगे तो आपका वो वाला खंड ख जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और 2 क्वेश्चन है क के, डॉक्टर खूबचंद बघेल पाठ का सारांश लिखिए। और लास्ट में क्वेश्चन और है, छत्तीसगढ़ का महान सपूत किसे और क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों मालूम है, कहीं पर भी उसमें पाठ के नाम का जिक्र है। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग अगर नहीं पढ़ के गए उस क्वेश्चन को
तो सोचने में मजबूर हो जाओगे कि छत्तीसगढ़ का महान सपूत किसे और क्यों कहा गया है। भाई ये बात किसकी हो रही है? डॉक्टर खूबचंद बघेल की बात हो रही है। लिखना क्या है? सारांशी लिख कर आना है। और थोड़ा सा अब क्योंकि महान सपूत और इनके बारे में पर्सनली बात आ रही है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हो गया हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 देखो, डॉक्टर कांति कुमार जैन का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। एक पहाड़ी मैना की मौत पाठ का सारांश लिखिए। ये 2 क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, वो चीज रिकॉर्डिंग में अभी पहली बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को हर चैप्टर के राइटर का या पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खंड ख देखो इसका, समास से आप क्या समझते हैं? समास के भेदों को सोदाहरण समझाइए। संधि की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। संधि और समास की परिभाषा देते हुए उनके अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो यूनिट नंबर 4 में 2 ही टॉपिक है, संधि और समास, लेकिन यूनिट नंबर 4 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों को यहां से ना संधि विच्छेद और समास विग्रह, ये 2 के ऊपर आपको क्वेश्चन दे देगा, ग्रामर क्वेश्चन। एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका समास विग्रह करो और इसके प्रकार लिखो। मतलब समास विग्रह किए तो कौन से प्रकार का है वो लिखना है। तो आप लोग जिससे भी, जो भी आप मटेरियल से पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर वो आता है, मान लो वो आता है तो आपके लिए फायदा है क्योंकि आपको उसमें अगर लिखते हो तो पूरे में पूरा नंबर मिलता है, सही अगर बना के आओगे तो। गिन के 50 ठोक होगा भाई, गिन के एक एक पॉइंट अगर गिनेंगे 50 ठोक होगा, उतना पढ़ लोगे ना, और उसके आने का भी चांस बहुत ज्यादा है। हाँ, ठीक है। तो ये संधि और समास की बात है। ग्रामर इसमें से आने का चांस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा और ग्रामर भी आने का चांस है। और प्रीफर किसको करोगे आप? ग्रामर को प्रीफर करना है, मतलब बनाना उसी को है। क्योंकि अगर आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें पूरे में पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन ग्रामर अगर बना दिए तो पूरे में पूरा मिलेगा आपको। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से? संधि विच्छेद करो और समास विग्रह करो, और उसका प्रकार भी लिख कर आना है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में आ जाओ। खंड क, मातृभूमि निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। भारत का हृदय स्थल कश्मीर है, इस कथन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। खंड ख में आ जाओ। अनुवाद की परिभाषा लिखते हुए अच्छे अनुवादक की विशेषता बताइए। स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये जो टॉपिक है ना, ये बीकॉम फाइनल ईयर में भी कॉमन है। हाँ, अब यहां पर आपको ना हिंदी शब्द दिया रहेगा, उसका इंग्लिश लिखना है, या फिर इंग्लिश दिया रहेगा, उसका क्या लिखना है? हिंदी लिखना है। तो इसका भी लगभग है ना कुछ 60-70 ठोक आपके मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। वो आपको हिंदी का इंग्लिश, जैसे प्रोफेसर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोफेसर को क्या बोलते हैं? प्राध्यापक, है ना। डीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिष्ठाता, है ना। ऐसे आपको इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे, उसका हिंदी लिखना रहेगा, या फिर हिंदी मिलेगा उसका क्या लिखना रहेगा? इंग्लिश। अच्छा, जो बीए वाले बच्चे, ध्यान से सुनना, बीए वाले अगर बच्चे हैं तो उनको पैराग्राफ आ जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में कन्वर्ट करना है। देखो आप अभी एग्जाम किसका दे रहे हो? हिंदी एक इंग्लिश है, तो आपका किसका नॉलेज टेस्ट करेगा? हिंदी का। तो आपको पैराग्राफ मिलेगा इंग्लिश में, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको 2 ग्रामर आने का पूरा चांस है। एक तो संधि विच्छेद समास विग्रह यूनिट नंबर 4 से, और दूसरा यूनिट नंबर 5 से अनुवाद वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा दे देगा, 6-7 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इसका हिंदी नाम लिखो करके। क्लियर है? तो ये आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुनो। जो खंड क वाला पार्ट है वो ज्यादा समस्या नहीं देगा आप लोगों को। आप लोग YouTube खोलना, बहुत सारे अनगिनत लोगों के इन सभी टॉपिक पर कुछ ना कुछ डला हुआ है। आपको जो समझ में आ रहा है, जिसका समझ में आ रहा है, आप उसका एक बार कान में लगा के सुन लो। सुनना, देखो काम सुनने से खत्म नहीं होगा, सुन लोगे ना तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि भाई हाँ, इस चैप्टर में ये चीज है। अब यहां पर अब आपका काम चालू हो जाता है। अब आपको क्या करना है? सुने हो ना,
अब बिना देखे आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप एग्जाम में भी लिखने में आपको बहुत दिक्कत होगी, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों को दो काम करना है। एक तो आप लोगों को सुनना है। अगर किसी को लगता है कि YouTube वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो उसमें पूरा चैप्टर का पूरा डला हुआ है, समरी पढ़ लो उसको, सारांश को, और आप लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। और जब बात खंड ख की करें तो खंड ख मैंने बोला यूनिट नंबर 1 का खंड ख को लास्ट में करना, उसके पहले 2 3 4 5 का पहले कर लेना। उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया है। पहले अगर इसको उठा लोगे तो जैसे कि मैंने बोला था जल्दी खत्म नहीं होगा। आप देखोगे समय निकल गया लेकिन अभी तक आप कहां बैठे हुए हो, ख में बैठे हुए, तो प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सबको लिख लिख कर तैयारी करनी है। और देखो और भी आप लोग हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से और मिला होगा, हर फैकल्टी हर क्लास वाले देते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं जो दे रहा हूं मेरे में से आएगा और जो दूसरे दे रहे उसमें से नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है। सबका गैसिंग रहता है, लगभग 80% सबकी एक्यूरेसी आती है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है आप लोगों को एक प्योर गाइडेंस दे रहा हूं कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, चाहे हमारा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, आपको किसी एक को ही फॉलो करना है, किसी भी एक को। इससे होगा क्या, आप जितने ज्यादा मटेरियल होगा ना आपका दिमाग उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा, इसका देखो कि उसका देखो कि इसका देखो, बस समय यही खराब हो गया। कोई भी एक रखो और उसको फॉलो करना चालू कर दो। कोई भी टीचर जो है गलत आपको नहीं वो करेगा, जो आएगा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, क्योंकि जो भी दे रहे आपके सिलेबस के ही पार्ट से निकाल के, अपना कोई, मैंने भी कोई अपने मन से थोड़ी बनाया क्वेश्चन, ये पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है इसमें से आ सकते, बस यही हमारा कैलकुलेशन रहता है। अब किसका कैलकुलेशन कितना सही बैठ रहा है वो डिपेंड करता है ना। तो किसी का भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ रहे हो, करते हैं सब बच्चे लोग करके बता रहा हूं, आप लोगों को किसी एक को फॉलो करना है। मल्टी आ गया होगा ना तो बाकी सबको डिलीट कर दो, किसी एक को बस फॉलो करो। बाद में आप ही लोगों को समस्या आ जाएगी कि भाई इतना सारा हम लोग कैसे पढ़े। ठीक है, कंफ्यूजन में ज्यादा रहोगे आप लोग। और किसी को कोई समस्या है आप लोगों के बीच में तो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है? और एक बात मैं फिर से बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो, जो मैं हर क्लास में बोलता हूं हर बार, कि एग्जाम में जाने से पहले, जो भी आपके एग्जाम का टाइम है, लगभग बीकॉम वालों का तो मॉर्निंग में रहता है, जाने के पहले 1 घंटे तक लिख कर जाना है घर से। राइटिंग प्रैक्टिस लिख कर जाना है। उससे क्या होगा, हमारा माइंड का और हाथ का वार्म अप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है हमारा दिमाग भी और हमारा हाथ भी। तो एग्जाम में जाने से ना वो जो एक शुरू का जो 1 घंटे में जो स्लो वाली प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। आ रही बात समझ में? इतना आप लोग कर लो। और मेरे हिसाब से भाई इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लोगे ना, लगभग मेरे हिसाब से 80% की एक्यूरेसी बैठती है। इतने साल से हम निकाल रहे गैसिंग, तो 80% की एक्यूरेसी बैठती है। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक हिंदी के पेपर के लिए। पेपर देने के बाद फिर आप लोग बताना कि क्या क्या आया था क्या क्या नहीं आया था। ठीक है।